गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 7 में एक्सरसाइज 1 जो हमने पिछली कक्षा में हमने इसको अच्छी तरह से समझा दिया था, इसका कुछ फिलअप है जो आपको अच्छी तरह से करना है, इसलिए आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। जैसे भाषा के कितने रूप हैं, इसका सही आंसर क्या दे देंगे? 2। हिंदी भारत की क्या है? तो राजभाषा है। बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? इसका सही आंसर दे देंगे मौखिक भाषा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप दे देंगे 14 सितंबर में, टिक मार देंगे। भाषा का शुद्ध ज्ञान किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर दे देंगे व्याकरण। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कि नीचे कुछ राज्यों के नाम दिए जा रहे हैं, वहां की भाषाओं के नाम लिखिए। तो आप गुजरात के नीचे लिख देंगे गुजराती, महाराष्ट्र के नीचे लिख देंगे मराठी, उड़ीसा के नीचे लिख देंगे उड़िया, पंजाब के नीचे लिख देंगे पंजाबी, और असम का नीचे क्या लिख देंगे? असमिया या असमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है और इसका क्या अर्थ है? तो आप ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। बस इतना ही लिखना है आपको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिए व्याकरण की क्या उपयोगिता है? तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप से लिखना या बोलना सिखाता है। ठीक। और भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो व्याकरण के द्वारा प्राप्त होता है। आप इसका आंसर ये लिख देंगे। इसलिए हम अच्छी तरह से यहाँ लिख चुके हैं, आपको शायद समझ में भी आ रहा है। उसके बाद रेखा खींचकर भाषा का लिपि से मिलान कीजिए। जैसे अंग्रेजी का क्या हम मैच नेम कर देंगे? अंग्रेजी का रोमन, हिंदी का देवनागरी, पंजाबी का गुरुमुखी, और उर्दू का क्या दे देंगे? फारसी। समझ में आ गया? उसी तरह से अब देखिए खाली स्थानों में क्वेश्चन नंबर 7, उसमें लिखना है भारतीय संविधान में हिंदी भाषा, वहां क्या भरेंगे? हिंदी भाषा को डैश सितंबर, उसमें क्या लिख देंगे? 14 सितंबर 1949 में भारत की डैश घोषित किया गया। तो वहां क्या लिख देंगे? राजभाषा घोषित किया गया। उसी तरह से वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है डैश का जाता है। क्या लिखेंगे? व्याकरण। भाषा के 2 रूप हैं, डैश और डैश, लिखित और मौखिक। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा डैश कहलाती है। तो वहां क्या भरेंगे? बोली। मौखिक ध्वनियों का लिखित रूप क्या कहलाएगा? लिपि। भर देंगे। ये सारे प्रक्रिया को जब आप भरेंगे उसमें, तो पेंसिल से भरेंगे, पेन से नहीं भरेंगे, क्योंकि पेंसिल से आप यदि लिखेंगे कहीं गलत हो जाएगा तो आप रिजल्ट से मिटा सकते हैं। किताब में कभी भी गलती से कलम का यूज नहीं करेंगे, इसका पूरा ख्याल रखेंगे। अब आइए एक्सरसाइज 2, वर्ण विचार, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फोनोलॉजी। इसके बारे में आपको जानना है, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 2, जैसे कुछ ऐसे भी वर्ण विच्छेद है, जैसे दिया हुआ है रमेश। इसका कैसे लिखेंगे? तो लिख देंगे रो हलन, जोर ओ, जोर मो हलन, जोर ए, जोर तालम शो हलंत, जोर ओ। तो यहां आप देख रहे हैं हलंत वाला, फिर यहां मात्रा भी है। तो इसके बारे में आपको डिटेल अभी तुरंत पता चल जाएगा ये क्या है। इन वाक्य में 4 शब्द हैं। इन शब्दों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जो लिपि चिन्ह बनाए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं। और ऊपर के उदाहरण में सभी शब्दों को वर्णों में विभाजित किया गया। तो भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए बनाए गए चिन्ह क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। और किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों को व्यक्त करने वाले वर्णों का क्रमबद्ध समूह, ग्रुप, ये क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा, सॉरी वर्णमाला कहलाएगा। तो अब देखिए स्वर वर्ण कितने हैं? तो जैसे स्वर वर्ण हो गया ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ,
ऊ और औ। ये जो है ये आपका क्या हो गया, स्वर वर्ण। क्या हो गया, स्वर वर्ण। उसी तरह से अनुस्वार विसर्ग के बारे में जानते ही है। व्यंजन वर्ण हो गया, जैसे क से लेके अंगों तक का जो समूह होता है वो कवर्ग में रखा गया। चौ से यहाँ तक का समूह होता है, चौ छो दो जो यहाँ, ये चवर्ग हो गया। टो ठो डो ढो नो टवर्ग हो गया। तो थो दो धो नो तवर्ग हो गया। पो फो बो मो पवर्ग हो गया। ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे वर्ण ये व्यंजन वर्ण में रखा गया है। योरो लोगों को अंतस्थ व्यंजन में रखेंगे। तालब स मूर्धन स सो हो दंत स हो ये उष्ण व्यंजन में रखेंगे। अक्षोत्रो ज्ञान स्रो संयुक्त व्यंजन में आएगा। क ख गो जो फो इसको गृहीत व्यंजन में रखा गया। तो ख्याल रखेंगे कि एक एक शब्द एक एक वर्ण क्या है, किस प्रकार का है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो भेद हैं। वर्णमाला के दो भेद हो गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण है कि स्वर वर्ण बिना किसी रुकावट के जो है मुख से बाहर निकलती है, यानी बिना किसी की सहायता से बोली जाती है। इसकी संख्या कितनी है, 11। अच्छी तरह समझ रहे हैं आप। स्वरों के भेद हिंदी में दो प्रकार के स्वर मिलते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 हो गया। ओ, ई, उ और री ये मूल स्वर है। उसी तरह से दीर्घ स्वर हो गया कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहेंगे। इसकी संख्या कितना है, 7 है। आ, दीर्घई, दुर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ स्वर हो गया। व्यंजन वर्ण है जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख में वायु, आप ऐसे बोलिए कि स्वरों की सहायता से उच्चरित उन ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं जिन्हें बोलते समय मुंह के भीतर की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है तथा जिनका स्वतंत्र रूप में उच्चारण स्वरों की मदद से होता है। लेकिन इसका सटीक परिभाषा आप क्या देंगे कि स्वर वर्ण का व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है। समझ में आ गया। अब व्यंजनों के भेद हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं। इसका भेद 3 है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके वायु का रास्ता रोके, स्पर्श व्यंजन। इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग देखिए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। जैसे क ख ग घ अंग, इसका उच्चारण स्थान कंठ से है, तो वर्ग का नाम क्या लिखेंगे, कंठ। हलंत में यो छोड़ देंगे। चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। यही सब आपको याद रखना होगा क्योंकि ये आपको हमेशा काम देगा। अभी से लेकर के आपका 9th क्लास तक ये पूछता है। उसी तरह से टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा, जिसका कि वर्ग का नाम में हम मूर्धन्य देते हैं, जैसे मूर्धन्य सो। उसी तरह से तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत, जैसे हम लोग बोलते हैं दंत नो। पवर्ग का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ, जैसे इसका वर्ग का नाम लिख देंगे ओष्ठ है, ओष्ठ है या ओष्ठ, ऐसे बोल सकते हैं उच्चारण स्थान में। अंतस्थ व्यंजन है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है तथा वायु मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे यो हलंत, रो हलंत, लो हलंत और वो हलंत। उस व्यंजन है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा की तेज गति से मुंह से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा पैदा होती है। उस व्यंजन, उष्म का अर्थ ही है गर्मी। तो इसका होगा तालब सो हलंत, मूर्धन सो हलंत, दंत सो हलंत और ह। ये टोटल 4 ये उस व्यंजन के अंतर्गत आएगा। संयुक्त व्यंजन में जैसे क हलंत जोर मूर्धन्त सो लिखेंगे, क हलंत जोर मूर्धन्त सो लिखेंगे, ये अक्ष हो जाएगा। तो हलंत जोर रो लिखेंगे तो रो हो जाएगा। जो हलंत जोर या लिखेंगे, या लिखेंगे तो ये ज्ञान हो जाएगा। तालब शो हलंत जोर रो लिखेंगे तो ये स्रो हो जाएगा। तो ये है क्या, इसको बोलेंगे हम संयुक्त व्यंजन। क्या बोलेंगे,
संयुक्त व्यंजन। अब है कि अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त ध्वनियों का एक अन्य भेद भी है जिसे अयोगवाह कहते हैं। ये 3 हैं। अयोगवाह कितने हैं? 3 हैं, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक में कौन सा आएगा? अनुनासिक में जैसे अनुनासिक वे ध्वनियां हैं जिन्हें बोलते समय हवा मुंह के साथ साथ नासिका से ही बाहर निकलती है। संस्कृत के जो स्वर मिले थे वे भी निर्नुनासिक थे, हिंदी में आकर अनुनासिक ध्वनियां भी विकसित हो गई। तो अनुनासिक ध्वनियां निर्नुनासिक ध्वनियों की तुलना में शब्द का अर्थ बदल देता है। जैसे सौ जोर आ जोर सौ हलंत जोर ओ, सास। उसी तरह से सौ हलंत जोर आ चांद बिंदु जोर सौ हलंत जोर ओ, सांस। तो 2 प्रकार के अलग अलग है। अनुनासिकता को लिखने के लिए 2 चिन्ह बनाए गए हैं। 2 चिन्ह, एक अनुस्वार और एक चंद्र बिंदु। समझ में आ गया? और अनुस्वार एक आश्रित नासिक व्यंजन है। और जैसे क हलंत, ख हलंत, ग हलंत और घ हलंत के पहले जैसे हम लोग रो हलंत लगाते हैं, उसी तरह से तो ये सारा जो है वो अनुस्वार के अंतर्गत में आएगा। आगे देखिए, इसमें है कि जैसे विसर्ग, ये तो आप जानते हैं, आगत स्वर में आ जाएगा आ अर्धचंद बिंदु। इसमें जैसे आ स्वर आता है, इसके लिए आ वर्ण बनाया गया है। जैसे हम लोग बोलते हैं डॉक्टर, टॉप, कॉलेज, कॉफी, कॉफी। तो ये सभी जो है वो जैसे इसी प्रकार क, ख और ग या ज और ख ध्वनियां भी फारसी और अरबी भाषाओं से आई है। द्वित व्यंजन हो गया, जैसे क हलंत जोर क, तो कक। अब इसमें कोई शब्द बनाना है तो क्या बनेगा? पक्का। तो ये कैसे बनेगा? तो जैसे प हलंत जोर अ प, क हलंत जोर क हलंत जोर आ लिख देंगे तो पक्का। यानी कि 2 वर्णों का, इस समान वर्णों का जो योग होगा ये द्वित व्यंजन में आएगा। ठीक है? अब देखिए, मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का भेद। मुख से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद हैं। कौन कौन है? अल्प प्राण और महाप्राण। इसको ध्यान से समझना है। अल्प प्राण है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम मात्रा में निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। हिंदी में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। जैसे यो हलंत, रो हलंत, लो हलंत और वो हलंत। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण, जैसे तालब, शौ, मूर्धन शौ, दंत शौ हो, ये महाप्राण हो गया। बस यही पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, तो आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या है? जैसे हम लिखते हैं एक भारत, ऐसे तो वर्ण विच्छेद के बारे में हम बताए ही है रमेश, ये वर्ण विच्छेद ही है, फिर भी एक तो दिखा देते हैं आपको। भ हलंत जोर आ जोर रो हलंत जोर ओ जोर क हलंत जोर ओ, ये क्या हो गया? भारत। ये भारत हो गया। ये क्या कहलाया? ये वर्ण विच्छेद कहलाया। यानी कि अब वर्णों को अलग अलग खंड में करना, ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो उसी तरीके से ये सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। क हलंत जो रो, प्रो से कोई शब्द बनाना है, क्या बनाएंगे? प्रश्न। ठीक है? तो इतना टॉपिक को आपको ठीक से पढ़ना है। आप पहले अच्छी तरह से ये वीडियो को सुनिए, उसके बाद एक एक पॉइंट को फिर से पढ़िए। यदि आप एक बार बढ़िया से पढ़ लेंगे तो हमारे ख्याल से कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट आपको एग्जाम्पल के साथ इसकी परिभाषाएं बताए हैं, तो आप भी पढ़ें, इसका ख्याल रखेंगे। ग्रीन कार्ड में लिखेंगे एक्सरसाइज 1, खाली स्थानों को भरें और याद करें। उसके बाद एक्सरसाइज 2,
परिभाषा उदाहरण सहित पढ़ें और समझने का प्रयास करें। समझने का प्रयास करें। एक्सरसाइज 1 में जो भी चीजें हम आपको बताया है, जितना भी टॉपिक बताया है, उसको पेंसिल से भर करके उसको याद करना है। एक्सरसाइज 2 में अभी जितना भी डील हम किए हैं उस सारे पॉइंट्स को आपको पढ़ना है एग्जाम्पल के साथ। यदि आप एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन वर्ड क्या है और उसको किस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, इतना ख्याल रखेंगे। और आगे जो भी परेशानी इस चैप्टर के अंदर यदि आपको कोई भी परेशानी लगा हो या परेशानी यदि आपको अनुभव होगा कि यहाँ पे परेशानी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। फिर से हम नेक्स्ट क्लास में उसको फिर से दोहराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।